क्वेश्चन दिया है, यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा 63 सेंटीमीटर लंबी है तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों एक आयत है, आयत का विकर्ण हमें दिया है। यदि हम मान लें ABCD एक हमारा आयत है, इसका विकर्ण ये है, BD इसका विकर्ण है जो कि 65 मीटर लंबा है, 65 सेंटीमीटर लंबा है, और एक भुजा हमें दी है AB जिसकी लंबाई दी है हमें 63 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा हमें लंबाई बताना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, समकोण प्रमेय, ये 90 डिग्री का बनता है। तो दोस्तों वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। यदि हम इस आयत में देखें तो कर्ण हमारा BD है, इसका वर्ग करेंगे तो 65 का वर्ग बराबर लंब हमारा AB है तो 63 का वर्ग प्लस AD वर्ग। AD हमारा आधार है, हमारा AD का हमें मान निकालना है, AD दिया नहीं है। तो दोस्तों इससे हम वर्ग हटाएंगे तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा इस वाले भाग में। 63 का हमने पक्षांतर कर दिया है, ये बराबर में प्लस के थे, इस तरफ ये माइनस में आ गया है, और इसका वर्ग हटा के हमने इस पे अंडर रूट लगा दिया। दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 65 का, ये A वर्ग माइनस B वर्ग एक सर्व समीका है जो कि होती है एक कोष्टक में A प्लस B, दूसरे में A माइनस B। इसीलिए मैंने अगली स्टेप में एक कोष्टक में 65 प्लस 63 लिख दिया है, अगले कोष्टक में 65 माइनस 63 बराबर AD हमें निकालना है। तो दोस्तों 65 और 63 हो जाएंगे 128, और 65 में से 2 चले जाएंगे तो बचेंगे 2, 128 दूनी हो जाएंगे 256 बराबर AD। 256 का हम वर्गमूल निकालें तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा, 16 बराबर AD हमें निकाल के बताना था, तो AD का मान आ गया हमारा 16। तो इस 12, 14, 16, 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 16, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है संख्या 17, 21, 27, 18 और 17 का हमें औसत निकालना है। इसमें हम औसत निकालना बहुत आसान है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 हमारी संख्याएं हैं जिनका हमें औसत निकालना है। तो कुल संख्या हम लिख लेंगे 5 है, और कुल संख्या जो दी है हमारी 17, 21, 27, 18 और 17, इनका हम योग निकालेंगे तो इनका योग हो जाएगा 100। तो औसत निकालने के लिए कुल योग बटे कुल संख्याएं, योग हो जाएगा हमारा 100 बटे संख्याएं हैं 5, 5 से 100 को भाग लगा देंगे, 20 बार ये भाग चला जाएगा, इसका आंसर 20 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है, चौथा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए समीकरण का मूल्यांकन करें। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू निकालना है। इसमें दिया गया है करनी 625 बटे 125 बराबर x बटे करनी 5। तो दोस्तों इसको हम लिख लेंगे 625 के गुणनखंड करके लिख लेंगे हम 25 गुणा 25 बटे 125 के गुणनखंड करेंगे 55 25 पंजे 125 बराबर x बटे करनी 5। 625 का वर्गमूल होता है 25 सॉरी, तो 25 इसका वर्गमूल आ जाएगा, यहाँ से करनी हट जाएगी, और यहाँ इसका 5 का एक जोड़ा बन रहा है तो ये 5 बाहर आ जाएगा, करनी के अंदर बचेगा 5 बराबर x बटे करनी 5। 5 से 25 5 बार कट जाएगा तो बचेगा 5 बटे करनी 5 बराबर x बटे करनी 5। अब यहाँ हम दोनों की तुलना कर देंगे, यहाँ नीचे करनी 5 है, यहाँ भी हर में करनी 5 है, यहाँ अंश में x है, यहाँ अंश में 5 है, तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें x बराबर 5, इसमें 5 इसका x का आंसर आ जाएगा। इसका पहला वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में दिया है धनात्मक पूर्णांक x बाई z, जहां पे x गुणा y बराबर 14, y गुणा 10 y गुणा z बराबर 10, z गुणा x बराबर 35 को हैं, तो x प्लस y प्लस z की वैल्यू हमें बताना है, इनका योग क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो समीकरण दिए हैं हम उनको देखेंगे।
x गुणा y बराबर 14 दिया है, हम इसको लिख लेंगे 7 गुणा 2, ये समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरी बार में दिया है हमें y गुणा z बराबर 10, तो y गुणा z को हम लिख लेंगे 10 को लिख लेंगे 2 गुणा 5। इसी प्रकार हमें तीसरी बार दिया है यहाँ जी z इंटू एक्स बराबर 35, तो 35 को हम लिख देंगे 5 गुणा 7। अब हम तीनों समीकरणों की आपस में तुलना करेंगे, तो हम यदि देखें समीकरण 1 और 3 में, तो यहाँ x कॉमन है, यहाँ भी x कॉमन है, और यदि हम यहाँ गुणनखंड में देखें तो यहाँ 7 कॉमन है और यहाँ भी 7 कॉमन है, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, x बराबर हो जाएगा 7। इसी प्रकार यदि हम पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में देखें तो यहाँ y कॉमन है और गुणनखंडों में 2 कॉमन है, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी y बराबर 2। और दूसरे और तीसरे यदि हम समीकरण में देखें तो ये z है, ये दोनों समीकरणों में z कॉमन है और यहाँ 5 कॉमन है, तो z की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से 5। अब इन दोनों का योग, सॉरी इन तीनों का हमें योग बताना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, x की वैल्यू 7 है, 7 जो रख देंगे, प्लस y की वैल्यू 2 है, 2 रख देंगे, z की वैल्यू 5 है, इनको आपस में हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 14। ये तीसरे वाले ऑप्शन में दिया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी, तब उनका विवाह हुआ था। अब पति पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है। अभी पुत्र की आयु क्या होगी ये हमें बताना है, तो जो हमें बताना है वही हम मान लेते हैं। अभी माना कि पुत्र की वर्तमान आयु है x वर्ष। अब 7 वर्ष पहले जाते हैं, तो 7 वर्ष पहले पति और पत्नी की आयु का योग कितना हो जाएगा। 7 वर्ष पहले उनकी दोनों की आयु का योग 27 वर्ष था, 27 इंटू 2 कर देंगे तो टोटल इनकी 54 वर्ष होगी दोनों की मिलाकर आयु। अब वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग निकालें, तो 7 वर्ष पहले जो आयु थी उनमें दोनों की 7 प्लस हो जाएगी, तो वर्तमान में दोनों की आयु हो जाएगी 54, जो कि 7 वर्ष पहले थी, और पति की आयु में भी 7 वर्ष जुड़ जाएगा और पत्नी की आयु में भी 7 वर्ष जुड़ जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु हो जाएगी 68 वर्ष। अब वर्तमान में पति पत्नी और पुत्र, अब 3 जन की कुल आयु निकालना है हमें, तो वर्तमान में पति पत्नी और पुत्र की कुल आयु हो जाएगी 24 इंटू 3। ये प्रश्न में दिया है कि अब उनकी औसत आयु दी जो है ना वो 24 वर्ष है। पहले 2 व्यक्तियों की औसत आयु दी थी, अब 3 व्यक्ति, इसलिए हम जो औसत आयु 24 वर्ष दी है इसमें 3 का इंटू करेंगे। तो हमने वर्तमान की में तीनों की आयु, तो ये वर्तमान में पति पत्नी की वर्तमान आयु 68 वर्ष प्लस पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान रखी है x बराबर होना चाहिए 72 के, क्योंकि ये उनने औसत आयु तीनों की दे रखी है वर्तमान की। 24 का इंटू 3 में करेंगे तो 72 आ जाएगा। x को हम यहीं रखेंगे बराबर 72, 68 का हम पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस के थे, यहाँ माइनस के हो जाएंगे। x बराबर 72 में से 68 जाएंगे 4। पुत्र की वर्तमान आयु हमने जो x मानी थी वो 4 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। इसमें चौथे ऑप्शन जो दिया है 4 वर्ष, इसका सही आंसर 4 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, लुप्त संख्या x निकालना है हमें। एक बॉक्स में दिया है हमें 2 और x, 3 और 12, 6 और 24। तो जो हमें बॉक्स दिए हैं इनको हम अनुपात में लिख लेंगे। पहले बॉक्स में 2 और x है, 3 और 12 है, 6 और 24, हमें इस x की वैल्यू निकालना है। तो हमने जो बॉक्स दिए उनको हमने अनुपात में लिख लिया, 2 के बटे में x, 3 के बटे में 12, 6 के बटे में 24। अब हम इन दोनों को ले लेंगे, 2 बटे x बराबर 3 बटे 12, 3 से काटेंगे, एक बार कट जाएगा, 12 4 बार कट जाएगा। अब यहाँ हम इसमें 3 गुणा कर देंगे, 1 का गुणा x से होगा, x एक हम x रहेगा, 2 का गुणा 4 से हो जाएगा 8, x का मान आ जाएगा 8। ये इसका आंसर निकल आएगा, दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है,
एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में एक खंभे को पार करती है तथा 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में यह मिनट में कितना समय लेगी। तो हमें 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए समय बताना है। तो दोस्तों 450 मीटर लंबा पुल पार करने के लिए रेलगाड़ी को खुद की लंबाई बराबर भी दूरी तय करना पड़ेगी और 450 मीटर लंबाई भी दूरी तय करना पड़ेगी। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई जो हमें दी है वो 300 मीटर है, इसके बराबर भी रेलगाड़ी दूरी तय करेगी। खंबे को पार करने में इसका समय लग रहा है 0.4 मिनट। यदि हम इसको सेकंड में बदलें तो 60 का गुणा करेंगे, 0.4 मिनट में 60 सेकंड का गुणा करेंगे तो 24 सेकंड आ जाएगा। 24 सेकंड में एक खंबे को पार कर रही है, मतलब रेलगाड़ी इतनी दूरी 300 मीटर दूरी 24 सेकंड में पार कर रही है। रेलगाड़ी की चाल निकालें तो दूरी बटे समय, दूरी 300 मीटर और एक खंबे को पार करने में लगा समय है इसको 24 सेकंड, तो इसकी चाल आ जाएगी 25/2 मीटर पर सेकंड। इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से 24 दो बार कट जाएगा, 12 दूनी 24, 6 बचेगा, 12 पंजे 60, तो 25/2 मीटर पर सेकंड चाल आ गई रेलगाड़ी की। अब 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगा समय हमें बताना है। तो इसमें कुल दूरी जो रेलगाड़ी तय करेगी वो 450 मीटर ये पुल की लंबाई रहेगी और 300 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई रहेगी। ये कुल दूरी तय करने में लगा समय हमें बताना पड़ेगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो हमें समय बताना है तो ये हो जाएगा दूरी बटे चाल। ये कुल दूरी है और ये हमने चाल अभी ऊपर निकाली है 25/2 मीटर पर सेकंड। कुल दूरी ब्रिज की, पुल की और रेलगाड़ी की दूरी 750, 450 में 300 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 750। ये 25/2 इसके बटे में था, यदि बटे के बटा में 2 होता है ये पलट के ऊपर आ जाता है, इसलिए ये 2 गुणा में आ जाएगा, बचेगा 25, 25 से 75 3 बार कट जाएगा, ये 30 आ जाएगा, 30 दूनी 60, 60 सेकंड में एक पुल को ये पार कर जाएगी। 60 सेकंड होता है 1 मिनट के बराबर। इसका आंसर तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, दी गई श्रेणी 5, 10, 20 में 15वां पद निकाल के हमें बताना है। पाँच, 10, 15, 20 ये श्रेणी लगातार दी गई है, इसमें 15 पद हमें ज्ञात करके बताना है। तो दोस्तों इसको करने के लिए जो दी गई श्रेणी है हमारी, हम उसको लिख लेंगे 5, 10, 15 डॉट डॉट अनंत तक। सॉरी यहाँ अनंत नहीं दिया है, आगे तक इन्हें दी है। हमें इसका 15वां पद बताना है कि यहाँ हमें 1, 2, 3, 4 पद दिए, 15वां पद कौन सा होगा। तो यहाँ जो प्रथम पद होता है वो हमारा ए होता है, ए बराबर 5 प्रथम पद है। डी बराबर अंतर होता है, प्रत्येक पदों के बीच जो कितने का अंतर है, 5, 10, 15, 20, यहाँ 5 का अंतर चल रहा है तो डी का मान हो जाएगा 5। और हमें जो ज्ञात करना है एन बराबर वो होगा 15वां पद, तो एन बराबर 15वां पद हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए 15 पद ज्ञात करने के लिए ये ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, टी एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हमें ए की वैल्यू प्लस एन की वैल्यू 15वां पद हमें फाइंड करना है, तो 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 5। तो दोस्तों 5 प्लस 15 में से एक जाएगा 14, गुणा में 5 है, 14 का 5 में गुणा हो जाएगा 70 प्लस 5, 5 प्लस 70 बराबर हो जाएगा 75। इसका आंसर सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 3:5 है। यदि अब से 4 वर्षों के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या है। तो जो रेशियो हमें दिया है 3:5 का, हम इसमें x मान लेंगे कि माना कि कुणाल की वर्तमान आयु 3x है और गणेश की वर्तमान आयु 5x मान लेंगे।
4 वर्ष बाद यदि हम आयु निकालें तो इनमें 4 हमें जोड़ना पड़ेगा। ये 3x कुणाल की आयु है, इसमें 4 जोड़ेंगे, ये बराबर होगी 5x जो कि गणेश की आयु है प्लस 4, ये माइनस का 12 क्योंकि इनकी आयु के अंतर में 12 का अंतर हो जाएगा, इसलिए इसमें हमने माइनस 12 करा है गणेश की आयु में। 4 और x वाले हम पक्षांतर करके अलग कर लेंगे और संख्याओं को अलग कर लेंगे, इसलिए हमने इस 3x का इस तरफ पक्षांतर कर दिया तो ये माइनस में हो जाएगा। बाकी ये 4 प्लस में था, इस तरफ आएगा माइनस में 4 हो जाएगा, ये पहले से 4 था, ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, और इसका 12 है, इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। 4 से प्लस के 4 से माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, 12 बराबर बचेगा 5x में से 3x घट जाएंगे 2x, 2 का भी हम पक्षांतर कर देंगे, गुणा में इस तरफ भाग में आ जाएगा तो 12 के बटे में 2 हो जाएगा बराबर x, 2 से 12 कट जाएगा, 6 बार x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 6। अब हमें बताना है कुणाल की वर्तमान आयु जो कि थी 3x, x की वैल्यू हम 3 के पास रख देंगे तो x गुणा में है 3 इंटू 6 बराबर 18 वर्ष। कुणाल की वर्तमान आयु हो जाएगी 18 वर्ष जो कि हमारे पहले ऑप्शन में दिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है जब एक संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो शेषफल प्राप्त होता है उसी में हम जो संख्या से पूछा गया है इससे भाग लगाएं तो क्या शेष मिलेगा, उससे हम भाग लगा देंगे। तो 47 में यदि हम 19 से भाग लगाएं तो 19 दूनी 38, शेष बचेगा 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले शंकु और बेलन का आयतनों का अनुपात क्या होगा। एक शंकु है और बेलन है, ये शंकु है एक बेलन है, इनकी त्रिज्याएं समान है और ऊंचाई भी समान है। तो दोस्तों इसमें हम मान लेंगे कि माना कि शंकु और बेलन की जो त्रिज्या है वो r है और ऊंचाई जो है वो h है। शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो है 1/3 पाई r स्क्वायर, और बेलन के आयतन का अनुपात होता है आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। इनका अनुपात पूछा है तो हम इनके और ऊंचाई इनकी बराबर है। इसका अनुपात निकालने के लिए ये हो जाएगा शंकु का आयतन जो कि है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये है बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h से पाई r स्क्वायर h कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारा 1/3 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले शंकु और बेलन के आयतनों का अनुपात होता है 1/3, दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए 27/3 की घात 4 गुणा 3 की घात -5/3 गुणा करने की घात 3 7 की घात -3 की घात -7 गुणा 3 की घात 4। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है ये पहली स्टेप, इसको सरल करने के लिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3/3 की घात 4 हमें दिया है, गुणा ये जो घात माइनस में दी है इसको प्लस में करने के लिए हम इसको 1 के बटे में ले लेंगे। तो 3 की घात जो बटे में रहती है करनी घात चढ़ा लेंगे, करनी घात इसके बटे में चली जाती है, तो 1/3 की घात ये जो बटे वाला हर संख्या है इस पर हम करनी की घात चढ़ा लेंगे तो हमें अकेला 3 की घात 5 बचेगा। ऐसे ही गुणा इसी प्रकार इसको जो -7 खत्म करनी घात 3 1/, ये प्लस का 3 की घात 7 हो जाएगा गुणा 3 की घात 4। यहाँ पे ये करनी की घात 3 करनी गुणा में है तो 3 की घात 4 और 3 की घात 4 ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 3 की घात 3 गुणा 1/, करनी घात समान है इनकी तो एक ही करनी में लिख देंगे हम, करनी घात 3 की घात 5 प्लस 7, ये एक ही करनी के अंदर लिखा जाएगा। अगली स्टेप में 3 की घात 3 रहेगी गुणा हम 1/, करनी घात 3, ये 7 और 5 जुड़ जाएंगे तो 12। अगली स्टेप में
3 की घात 3 ही रहेगी, गुणा ये करनी घात 3 है, ये 12 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, तो 1/3 की घात 4 बचेगा। 3 की घात 3 अंश में है तो 3 की घात 4 हर में है, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा केवल 3 की घात 1, तो बचेगा 1/3, इसका सरलीकरण हो जाएगा, 1/3 इसका आंसर होगा, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में है, ये इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन पूछे थे। निम्न में से एक संख्या 3 से विभाज्य है। 4 ऑप्शन दिए हैं हमें, इनमें से बताना है 3 से विभाज्य कौन है। तो 3 से विभाज्य पहले भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं, उनमें 3 से विभाज्यता का नियम बताया है कि अंकों का योग यदि 3 के पहाड़े में आता है तो वो 3 से विभाज्य होती है। हम यदि चौथा ऑप्शन देखें तो 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 हमारे 3 के पहाड़े में आता है, जो 3 से कैंसिल होता है, इसलिए ऑप्शन इसमें चौथा सही है, ये 3 से विभाज्य है ये वाली संख्या। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन जो पटवारी एग्जाम 2017 में मैथ से पूछे गए थे। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।